राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी आज एकादशी है, कार्तिक एकादशी है। Yes, yes. Supposed to be one of the holiest days. Spiritually extremely significant. In the Sanatan calendar और Yes. हिंदू कैलेंडर बहुत जबरदस्त दिन है। आज Yes, विष्णु जी yes. अपनी आंखें खोलते हैं। कल तुलसी विवाह भी है। बिल्कुल। तो हमारे सभी दर्शकों को एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। जिन लोगों ने अपना व्रत रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना व्रत जो है वो सफलतापूर्ण रखेंगे, अच्छी तरह पूजा पाठ करेंगे या जो भी करेंगे। It's supposed to be a very, very, very auspicious day. Exactly. And I hope this auspicious day brings prosperity, happiness, peace to everybody. That's really and truly wonderful. Right now, from the BJP, we have Mr. Meshram, our old friend, Dharampal Meshram साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मेश्राम साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया हूँ सर, एकदम बढ़िया। आप सुनाइए। धर्मपाल मेश्राम साहब, आज एकादशी है, कार्तिक एकादशी है सर आज। जी सर जी। आपने व्रत रखा है कि नहीं? अभी हमारी व्रत रखने लायक उम्र नहीं हुई। I love this guy, absolutely love this guy, wonderful। खैर फिर भी सभी दर्शकों को एक बार फिर एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। क्या है कि बड़ा अच्छा दिन होता है। कहते हैं कि विष्णु जी 4 महीने के मतलब चातुर्मास के बाद आज आंख खोलते हैं और पूरी दुनिया का भला करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब यही प्रथा है और जो लोग उसमें मानते हैं, हम तो मानते हैं भाई, हम तो एक एक चीज़ मानते हैं। आखिरकार इट इज स्वामी विवेकानंदा हु सेड एट शिकागो, हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन वेयर वी बिलीव एवरी रिलीजन टू बी ट्रू। हम ये मान करके चलते हैं कि हर धर्म सच्चा है। आखिरकार श्री कृष्ण बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि तुम जिस मर्जी के सामने प्रार्थना कर लो, आखिर में वो तो मेरे पास ही आनी है। सुप्रीम कोर्ट तो वही है और कोई नहीं है। फिलहाल धर्मपाल मेश्राम जी ये बताएं सर, ये जो जातिवाद को लेकर के मराठा आरक्षण के द्वारा जो एक नया आंदोलन शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हो गया महाराष्ट्र में, ये मतलब कहां लेके जाएगा हमको? ठीक है, मराठा आरक्षण की बात जो बहुत सालों से चल रही थी, कोई नई बात नहीं है। अब क्या है कि दांगड़ समुदाय भी वो आ गए हैं सड़क पर, उधर से भुजबल साहब भी बड़े आक्रामक हो गए हैं, उधर से जो कोली समाज है वो भी बड़ा आक्रामक हो गया है। सर ये क्या चल रहा है, जरा बताएं जरा मेश्राम साहब। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पूरी। सर मैं सवाल जो है दोबारा पूछता हूं। अभी मेरी आवाज आ रही है सर? सर आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज। अभी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, why don't you try? Perhaps इतना ही स्लॉट आया है। अभी आ रहा है आपकी आवाज? It's coming now. आपकी आवाज तो बड़ी फर्स्ट क्लास आ रही है सर। आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह आ रही है सर। I think he can't hear you. He can't hear me at all. I don't think Mr. Meshram can hear us. Can somebody correct the audio please and then we can get Mr. Meshram back? धर्मपाल जी, मेश्राम जी आपको आवाज आ रही है तो मैं बजाज साहब ने प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछ लेता हूं। He can't hear me. No. And now we can't hear him either. Also. And now we can't hear him. बिल्कुल सर। No, but Pradeep, let's be very clear. The fact remains, Bhujbal is sticking to his guns. बिल्कुल। As far as the OBC factor is concerned, he says that hey, listen, you be unfair to the OBCs and हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, हम तो सड़क पे उतरेंगे साहब। Yes, yes, yes. और उधर से वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो ओबीसी कोटा में से कुछ भी नहीं दे रहे। तो कुनबी सर्टिफिकेट जो है वो तो ओबीसी सर्टिफिकेट ही ना सर। Exactly. 29 लाख सर्टिफिकेट जो है ये तो मतलब ओबीसी कोटा में से ही जाएंगे ना। Exactly. क्योंकि नया कोटा तो अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। Yes, 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 yes. So how can they say that the OBC quota will not be affected? Pradeep ji. There's dilution in the segment where OBC is concerned, and that is a matter of concern for Chhagan Bhujbal ji and various other OBC leaders. कि जिस प्रकार से mass letters दिया जा रहा है, certificates being issued, that is creating a type of fear psychology among the segment with the OBC. They say this is already overcrowded segment of OBC, and now if you are going to include another lakhs of people who were not there included earlier,
Now the Marathas have got a reason. They say for 27 years, that means these certificates were already should have been given legitimately and not been given since 27 years. That's right. 27 साल से आपने इस सर्टिफिकेट को रोक के रखा है. आज इस रफ्तार से कुनबी ओरिजिनल विद वैलिडिटी विद ऑथेंटिसिटी जिस रफ्तार से हो रहे हैं हर जिला में महाराष्ट्र के, तो बोले कि इनको आपने वंचित किया 27 साल से. Now this is creating a sort of conflict among the caste system where Maharashtra is concerned. Various segments that are affected. Bhujbal ji taking care of a segment, then you got other Dhangar community अपने segment को protect करने के चक्कर में है कि scheduled tribe status इनको मिलना ही चाहिए, and the date जो फडणवीस साहब ने promise किया that's also over. So you got everything in the boiling. Everything is boiling out. Right up to a boiling point. Let's ask Mr. Mishram. I think we'll try and talk to him again. Mr. Mishram, can you hear us now, sir? Yes, sir. Wonderful. Surely. So Mishram साहब आप ये बताएं कि अभी जो अलग अलग जातियों के जो अलग अलग समुदाय जो हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं और साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो 29 लाख सर्टिफिकेट कुनबी को दिए जा रहे हैं, वो तो भाई जो ओबीसी का आरक्षण पहले से ही है वो तो उसको डाइल्यूट कर देगा, तो इसका सामना कैसे करेंगे सर, बताएं प्लीज. बजाज साहब जी, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे नजरों में आज ये है कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल होने के बाद भी आज मराठा समाज को आरक्षण मांगने की जरूरत पड़ रही है. जी, ओबीसी समाज को ये जरूरत पड़ रही कि हमारे शहर में जो मंडल आयोग के माध्यम से जो रिजर्वेशन में शेयर मिला है जी, उसमें मराठा को एकोमोडेट नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है. जी, धनगर समाज शेड्यूल्ड ट्राइब में आना चाहता है. जी, आज 23 नवंबर है, आज एकादशी भी है, और आपका ध्यान भी मैं आकर्षित इस तरफ करना चाहता हूं कि आज ही के दिन 1994 में शरद पवार साहब जब तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र राज्य के, आज ही के दिन गोवारी समाज ने अनुसूचित जमाती वर्ग में शामिल होने के लिए मोर्चा निकाला था, और आज ही के दिन दुर्दैव से 114 लोगों की मौत हुई थी. वो अपनी इस मांग के लिए शहीद हो गए थे. तो मेरा जो कहना मानना है कि आज भी स्वतंत्रता के 75 साल में पदार्पण करते समय अगर इस प्रकार के समस्या, इस प्रकार की मांगे अगर सामने आ रही है, तो हमने इस संदर्भ में बहुत ज्यादा सोचने की और चिंतन करने की जरूरत है. अभी जो मराठा समाज और ओबीसी समाज, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो चाहते हैं, मराठा समाज चाहता है कि उनको कुनबी समाज की कास्ट सर्टिफिकेट मिले और ओबीसी में उनको शामिल किया जाए. मराठा समाज का दूसरा वर्ग, मेजर वर्ग, ये सोचता और समझता है कि मराठा और कुनबी दोनों अलग अलग समूह है, अलग अलग जात है, और एक वर्ग चाहता है कि हम कोई भी तरीके से कुनबी नहीं है, हमको कुनबी की सर्टिफिकेट न दिया जाए. यह जो कन्फ्लिक्ट है, मैं समझता हूं कि बड़े दुर्दैवपूर्ण तरीके से मैं ये बात आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सही में क्या इनको आरक्षण चाहिए, या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस, शिंदे जी और अजित पवार जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए जी. क्या इस और इनका प्रयास है? तो निश्चित रूप से है. जब शरद पवार साहब पिछले 35 से 40 साल से ऊपर इस देश की स्वतंत्र देश की राजनीति का सत्ता वाला हिस्सा बनकर रहे, तब क्या ये मांगे थी? तो ये मांगे नहीं थी. जब बीपी मंडल साहब के अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन हुआ 1970 में, और जब वीपी सिंह जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आई, उस समय मंडल कमीशन का एग्जीक्यूशन हुआ, लागू हुआ जी. तब भी कांग्रेस मंडल आयोग के और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ थी. आज जब मराठा समाज का आंदोलन चल रहा है, तो शरद पवार साहब बड़े हसीन तरीके से कह रहे हैं कि अगर आश्वासन सरकार ने क्यों दिया, अगर देना आश्वासन दिया तो उसने पूरा करना चाहिए था. लेकिन ये बताइए कि आप सत्ता में स्वयं से
35 से 40 साल सत्ता के बड़े ओहदों पर रहने के बावजूद भी क्या आपने मराठा समाज की ओर कोई भी ध्यान दिया, या फिर क्या आपने ओबीसी के आरक्षण के मसले पर भी कभी कोई चर्चा की, या फिर आपने धनगर समाज जो आज अनुसूचित जमाती में आरक्षण मांग रहा है क्या उनके तरफ में आपने कभी ध्यान दिया, या फिर जो 114 लोग 1994 में आपके मुख्यमंत्री रहते समय शहीद हुए थे, क्या उनके मांग की ओर आपने ध्यान दिया? क्या देश के 14 राज्यों में जो धोबी समाज अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है, महाराष्ट्र में शामिल नहीं है, क्या आपने इस ओर ध्यान दिया? तो निश्चित रूप से इन सारे सवालों के जवाब नहीं में आते हैं। तब ऐसे स्थिति में क्या ये सही में कभी कभी दुखी भाव से कहना पड़ता है कि समाज की मांग न होकर सिर्फ विरोधी पक्ष के हाथ का एक टूल यानी उपकरण बन के ही यह मांगे शायद रह गई है। ऐसा भी बड़े दुर्दैव पूर्ण तरीके से यहां पर मुझे नमूद करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि देश के 75वें साल में पदार्पण करते समय इन सारे राजनीति से परे हटकर एक विकास की, ऑल इंक्लूसिवनेस की, सर्वसमावेशी राजनीति और इस देश को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से मोदी जी लेके जा रहे हैं, उनके समर्थन की आप न कीजिए, लेकिन देश के समर्थन की राजनीति, देश के विकास की राजनीति, देश को विकास के पहिए पर आगे ले जाने वाली राजनीति के तरफ में इन सारे दलों ने ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही आह्वान और गुजारिश भी मैं आपके माध्यम से यहाँ पर करना चाहता हूं। लेकिन धर्मपाल मेश्राम जी, आपने बात करी 75 साल हो गए स्वतंत्रता को, और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं यह साबित करने के लिए कि हम कितने पिछड़े हैं। ऐसा देश कैसे प्रगति करेगा, कैसे उन्नति करेगा, खुद बताइए ना। क्योंकि हाल ही में आदरणीय सम्मानीय मोदी जी ने कहा था कि भाई मेरे हिसाब से कोई कास्ट नहीं होती है, सिर्फ 2 कास्ट होती हैं, एक रिच कास्ट होती है और एक पुअर कास्ट होती है। बस मेरी समझ में 2 गुट हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, और मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। वो तो समझ में आता है, लेकिन यहां तो हर एक कोई कहता है कि हमें शेड्यूल कास्ट बना दो, हमें अदर बैकवर्ड क्लास बना दो, हमें अदर वेरी बैकवर्ड क्लास बना दो। अरे ऐसा देश प्रगति कैसे करेगा सर? मेश्राम साहब बताइए। यही वजह साहब इस देश के लोगों की और दुर्दैव से इस देश के लोगों की मानसिकता हो गई। लेकिन हमने ये समझना है, यह तय करना पड़ेगा कि यह समस्या क्या इस देश की है या इस देश के रहने वाली लोगों की है। अगर आप इसकी चिंता और चिंतन करेंगे तो बजाज साहब आप स्वयं पाएंगे कि यह तकलीफ राजनीति करने वाले और सत्ता से आज जो दुर्दैव से विरोधी पक्ष में बैठे उनकी समस्या है, इस देश की समस्या नहीं है। इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का आदमी आगे बढ़ना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में आज जो सत्ता से हटकर है, जो सत्ता में नहीं है, जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, यह आरक्षण का मसला उनके लिए सिर्फ एक टूल बन के रह गया है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। प्रदीप जी, और इसलिए हम जो समझकर सोचते चाहते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से इस समस्या की तरफ सोच रहे हैं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और इनकी अलाइड पार्टी जिस प्रकार से सत्ता का कारण समझ रही है, देवेंद्र जी फडणवीस जिस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा से सोचने की जरूरत हम सबको आ पड़ी है। मैं समझता हूं कि यह सारी चीजें बैठ जाएगी और निश्चित रूप से एक जो रास्ता साफ नजर आएगा सबको, वो ये आएगा कि अब इन सब चीजों से हमने खुद को अलग करके इस देश के विकास की राजनीति करनी चाहिए। धर्मपाल जी, मेश्राम जी, बात यह है कि 5 स्टेट चुनाव का जिस प्रकार से तेजी से प्रोपेगेंडा और मैकेनिज्म चल रहा है, राहुल गांधी जी कांग्रेस कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जननायक है, जननायक राहुल गांधी जी जननायक है। और 5 स्टेट में जो कांग्रेस का सुपर परफॉर्मेंस होने वाला है, उससे डरकर मोदी जी बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को छोड़ दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने जो नेशनल हेराल्ड के प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 752 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टीज 5 स्टेट्स में, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ वगैरह 5 स्टेट में अटैच किया। कांग्रेस का कहना है ये बीजेपी इज स्कैर्ड
नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। राहुल गांधी का जो जिस प्रकार से फ्लो चल रहा है और कांग्रेस का विक्ट्री है, मेजॉरिटी ऑफ 5 स्टेट, शायद उनका कहना कि हम स्वीप कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट धर्मपाल सिंह? जननायक राहुल गांधी, कांग्रेस का कहना है। प्रदीप जी, जहां तक बात नेशनल हेराल्ड की हो रही है, तो उसकी चौकसी से लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा, किस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, किस प्रकार से एसोसिएशन जर्नल्स लिमिटेड उसमें घुसी हुई है, किस प्रकार से यंग इंडिया सोनिया जी और राहुल गांधी जी के माध्यम से इस नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में लगी हुई है, ये सारे चित्र और उसकी क्रोनोलॉजी हमने समझने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड का मसला अभी का आज का नहीं है। ये नेशनल हेराल्ड का मसला अगर 2012 से शुरू होता है और उसके बाद में 14 में, 15 में, 16 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह भी बताता है कि ये गुने हम लोग वापस नहीं कर सकते। अगर उसमें एविडेंस है, अगर उसमें कुछ ना कुछ है, तभी तो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम कोई भी हालत में इसका गुना जो दाखिल है वो वापस नहीं कर सकते, स्क्रैप नहीं कर सकते एफआईआर। इसका सीधा मतलब है। और जहां तक रही जननायक की बात, तो जिन राहुल गांधी जी, जो आलू से सोना उगाने वाले राहुल गांधी जी 1947 से 1951 से 2014 तक जिस प्रकार की कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस के नेताओं की राजनीति रही है, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू जी से इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव जी और उसके बाद में पीवी नरसिंह राव जी के, सोनिया जी के माध्यम से नरसिंह राव जी, इन सारे लोगों की राजनीति उठाकर देख लीजिए, ये कौन से और किस प्रकार के जननायक रहे हैं। तो जो आदमी का अपना खुद के वाणी पर भी नियंत्रण नहीं है, जब सिर्फ एक वर्ल्ड कप के मसले में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पनौती जैसे शब्द का उच्चारण करने वाले राहुल गांधी, जो छोटे छोटे मीम उनके ऊपर में छोटे छोटे बच्चे निकालते हैं और जिसे पप्पू की उपाधि इस देश के लोगों ने दी हुई है, तो वो अगर जननायक हो गए तो फिर इस देश का कल्याण हो, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें मोदी जी का वहां पर होना और वो पनौती के रूप में इन्होंने उनको संबोधना, ना इनका विज्ञान पर भरोसा है, ना इनका मोदी जी के करतूतों पर भरोसा है। मोदी जी ने जिस प्रकार का आरोप इन पर लगाया था कि मैं मागास वर्गीय हूं, इसलिए मुझे इस प्रकार की उपाधि दी जाते, ऐसे प्रकार के शब्दों का वापर किया जाता है मेरे खिलाफ में, तो आज ये अधोरेखित होता है। ये सच होता है कि बार बार हजार बार कांग्रेस के लोग मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए और इस प्रकार की अपनी राजनीति प्रतिष्ठापित करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का वापर करते हैं। लेकिन यह अपमान मोदी जी का नहीं है, यह अपमान इस देश का है। इस देश के प्रधानमंत्री पद का सिर्फ नहीं है, तो 142-150 करोड़ वाली आबादी के जनता वाला आबादी वाला देश की यह बदनामी है, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की बदनामी है, ये उन्होंने समझना चाहिए। अगर ऐसे लोग जननेता होने चले गए तो फिर अभी चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में कहां पर स्टैंड करते हैं, तेलंगाना में कहां रहेंगे, छत्तीसगढ़ में कहां रहेंगे, और उसके तुरंत बाद तो फिर देश की सार्वत्रिक चुनाव भी आने वाले हैं। तो कौन जननायक है और कौन असल नायक है, ये तो इस देश की जनता पर छोड़ दीजिए, वही तय करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे टोकन नाम लगाकर घूमने से कोई नेता बन गया होता तो राजीव जी के बाद तुरंत राहुल गांधी को इधर लाकर इस देश का प्रधानमंत्री पर रोक दिया होता, लेकिन इस देश का संविधान इस प्रकार से अलाउ नहीं करता। बोलिए। जेपी नड्डा जी ने जो राजस्थान में आरोप लगाया राजस्थान सरकार पे, बहुत सीरियस चार्जेस है। बोले कि पीएफआई के रैलीज खुलेआम यहां पर चल रहा है एंड पीएफआई रैलीज को पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, ऑफिशियल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। आगे जाके उन्होंने कहा कि कन्हैया मर्डर केस, कन्हैया लाल मर्डर जो गला काट दिया था, 18 महीने हो गए, जून 2022 से लेके आज तक न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स ये नहीं किए, अलाउड नहीं किए, एंड दैट्स व्हाई द एंटायर जस्टिस इज गेटिंग डिलेड व्हेन कन्हैया लाल मर्डर केस इज देयर।
तो ये बहुत सीरियस चार्जेस है, बिकॉज दिस इज नेशनल एनएसए वाला मैटर है। एनआईए ने केस फाइल किया था और 18 महीना उनका कहना है कि 18 महीने हुआ है, कन्हैयालाल केस में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। कन्हैयालाल मर्डर केस, फिर पीएफआई को जो डायरेक्टली सब जगह मोर्चा का परमिशन मिलता है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। आप इस पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे मेश्राम साहब? प्रदीप जी, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है जो दिख रही है, यहाँ के माध्यमों को दिखाई दे रही है, इस देश के जनता को दिखाई दे रही है, राजस्थान की सारी जनता उसको अनुभव कर रही है। अगर जिस संविधान ने हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, स्पीच का स्वतंत्रता दी, मुझे बताइए अगर कोई भी शोषणों के एक इमेज को प्रसारित करने पर से एक पीएफआई जैसी संगठन कन्हैयालाल जी का गला रेत देती है और सर तन से जुदा इस नारे को अधोरेखित कर उसको दहशत के रूप में वहां के जनता में वापरती है, और गहलोत सरकार शांति से बैठी हुई है। गहलोत सरकार ने पिछले 18 महीनों के अंदर में इस संदर्भ में, इस प्रकरण के संदर्भ में क्या किया, तो मुझे बताइए कि राजस्थान का ही नहीं अपितु जहां जहां जो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां का इस विचारधारा को मानने वाला आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर चाहे कन्हैयालाल जैसा एक सामान्य शिंपी समाज का आदमी रहे, या फिर कर्नाटक के गलियारे में आज की जो बातमियां आती है उस प्रकार की बातमियां रहे। यहां पर कांग्रेस शासित राज्यों में कोई भी सुरक्षित नहीं है एक सामान्य आदमी। और जिस प्रकार से परिवारवाद और तुष्टीकरण के राजनीति को मोदी जी ने इस देश के आबादी के सामने लाकर रखा है, इसमें सच्चाई है। इसी प्रकार की राजनीति कांग्रेस करते आई है तुष्टीकरण की, और इस तुष्टीकरण के राजनीति से जिस प्रकार से कल तक के कश्मीर तकलीफ में था, आज कांग्रेस शासित राज्य तकलीफ में है, और इसी प्रकार से चलता रहा और जनता जागरूक नहीं हुई तो कल शायद कांग्रेस को वोट देकर सारा देश तकलीफ में आएगा। पर मैं समझता हूं कि यहां इस देश के लोग शाहने हैं, समझदार है, सोच समझ कर काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस के तुष्टीकरण के राजनीति में न आकर अपने वोट को ठीक ढंग से वो देंगे। और सिर्फ ये राजनीति सिर्फ वोट की नहीं है सर, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है या करना चाहती है, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को उनका उत्साह द्विगुणित कर, ऐसे संगठनों को बल देकर और सर तन से जुदा नारा देने वाले लोगों पर कोई भी प्रकार की एक्शन न लेकर क्या संदेश इस देश को देना चाहती है, क्या संदेश इस देश के लोगों को देना चाहती है? मैं समझता हूं, आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि ये सारे चीजों को समझने का समय है, सही समय है। अगर जिस प्रकार का विकास का राजकारण रहे, जिस प्रकार की राजनीति रहे, जिस प्रकार से गरीबों को लेकर चलने वाली राजनीति मोदी जी कर रहे, अगर उस राजनीति को न समझकर इस प्रकार के राजनीति को अगर समर्थन देंगे तो शायद इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्दैव होगा। और आज 1947 के बाद में जब देश स्वतंत्रता के 75वें साल में पदार्पण कर रहा है और जिस तेजी से देश बढ़ रहा है, जिस तेजी से इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तेजी से यह देश अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपना एक स्थान मजबूत कर रहा है, ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से इस देश की जनता मोदी जी के पीछे लगेगी। ऐसे नारों को कोई भी तवज्जो अब नहीं देगा, और ऐसे संगठनों को भी, ऐसे पीएफआई के संगठन रहे या कोई भी आतंकवादी संगठन रहे या सिमी रहे या जितनी भी संगठनों पर बंदी लाई गई है इस देश के कानून के तहत, उन सारे संगठनों को अभी सबक सिखाने का समय आ गया, सबक सिखाने का। और यह सबक सिखाने का सही तरीका भी इस देश के संविधान ने दिया है। मेश्राम साहब, एक छोटी सी चीज, जी सर। एक AIMIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, पहले NDTV में हुआ करते थे, जर्नलिस्ट हैं, इम्तियाज जलील उनका नाम है। 2 साल पहले की बात है जहां तक मेरा ख्याल है, या 1.5 या 2 साल पहले की बात, या 1.5 साल पहले की बात है, जो भी है, औरंगाबाद, अब तो खैर संभाजी नगर हो गया, वहां पर एक रैली थी जिसमें यही नारे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये लगाए गए, बार बार लगाए गए, और इसका वीडियो भी सामने आया, सब कुछ सामने आया। आज तक ना इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ, ना जिन लोगों ने नारे लगाए उसके खिलाफ,
ना किसी और के खिलाफ आज तक कोई केस या तो दायर हुआ या कोई एक्शन लिया गया। आज की सरकार जो है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी है साहब, 103 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आज तक उस केस में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सबके सामने पब्लिक रैली में सरेआम ये नारे लगाए गए। सर मेश्राम साहब, बजाज साहब, जिस समय छत्रपति संभाजी नगर का यह मसला हुआ है जी, और जिस समय सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, जिस प्रकार का मोर्चा हुआ है जी, उस समय सरकार महाविकास आघाड़ी की थी। उस समय की सरकार यह उद्धव ठाकरे जी की थी, जिसको कंट्रोल कर रहे थे शरद पवार जी। और आज भी उद्धव ठाकरे जी को कंट्रोल करने वाले शायद शरद पवार जी अब कब तक कंट्रोल करते ये तो हम नहीं समझ सकते, या उसमें मैं बयान विशिष्ट रूप से नहीं देना चाहता। पर ये बताइए, इसके 2.5 साल के महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में ये सारी चीजें हुई है, फिर तुष्टीकरण के राजनीति का मसला आया है। आज जिस नंबर की आमदारों के नंबर की बात आपने की, हमारी सरकार, देवेंद्र जी फडणवीस गृह मंत्री और शिंदे जी की सरकार आकर के अभी साल भर का समय हुआ है जी, और यह जो प्रसंग हुआ है उसको तकरीबन 2 से 2.5 साल का समय हुआ है। 2 साल हो गए। जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार का तुष्टीकरण का मसौदा लेकर इन ऐसी पार्टियों की स्थापना हुई है, इसका जवाब मैं समझता हूं बजाज साहब कि उनको देने का समय आया है। और मैं आपको भी आह्वान करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार के सारे सवाल इनके सामने आने चाहिए। जो इम्तियाज जलील की बात आपने करी है जी, जो इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजी नगर में बाला साहब आंबेडकर जी की पार्टी की मदद से लोकसभा के सांसद छत्रपति संभाजी नगर के चुने गए, और ये एआईएमआई के असदुद्दीन ओवैसी रहे या इम्तियाज जलील जी रहे, या जो बाला साहब आंबेडकर जी की बात हो रही है, तो ये बताइए क्या ये लोग भी साथ में रहे हैं? भी बाला साहब आंबेडकर का भी विश्वासघात कर इस महाराष्ट्र राज्य के तमाम दलित राजनीति करने वाले सारे पार्टियों का विश्वासघात करने का काम असदुद्दीन ओवैसी रहे या इम्तियाज जलील रहे, इन्होंने किया है। इन्होंने अपने लोग चुनकर लाने के लिए जिस प्रकार से दलित वोटों को बरगलाया है, जिस प्रकार से भ्रमित किया है, और जिस प्रकार से बाबा साहब का पोता एक तरफ और सर पर कंधे पर उठाने के नौटंकी जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने की है, मैं समझता हूं कभी आपका मौका पड़े तो असदुद्दीन ओवैसी या रहे या इम्तियाज जलील, इनके संदर्भ में आप बाला साहब अम्बेडकर से चर्चा कर लीजिए तो सच सामने आ जाएगा। ये ऐसे विश्वासघाती लोग, देश विघातक कृत्य करने वाले लोग, इनको निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मैं समझता हूं देवेंद्र जी फडणवीस, इनका गृह खाता इस प्रकार से सक्षम है, यह सब चीजें निश्चित रूप से कानून के दायरे में आएगी और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको इस पर कार्रवाई दिखेगी। लेकिन मेश्राम साहब, कांग्रेस तो सामने से कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आपके हैं, आपके लिए काम करते हैं। जहां जहां कांग्रेस की जीत पक्की होती है वहां ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और आपकी पार्टी जीत जाती है, जैसे बिहार में हुआ है, 12 सीटों में तो ऐसा हुआ है। मेश्राम साहब बताएं। बजाज साहब जी, देखिए, विरोधी पार्टियों के पास में चर्चा करने के लिए कोई भी मसले नहीं है। कल तक जब सारे अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट दे रहे थे जी, आज भी जिन राज्यों में अल्पसंख्यकों की कोई पार्टी नहीं है, ऐसे राज्यों में अगर वो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो सब सही है। और आज जब अगर वो अपने प्रकार की राजनीति करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम रहे या फिर मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी रहे या बाला साहब अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी रहे, क्या इन पर इस प्रकार के आरोप नहीं हुए? इस आरोपों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के पार्टीज को लाने की कोई जरूरत है, ऐसा मैं समझता नहीं। इस देश के संविधान ने इस देश में बहुपक्षीय पद्धति को मान्यता दी है। अब वे क्या करते हैं, अगर उनकी पार्टी सही में ऐसे लोगों का हित चाहती है तो ये लोग जो भी वो उनके कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाए। अगर उनको स्वतंत्रता से निर्णय लेने का उनका हक है, अधिकार है, इस देश के संविधान ने दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से आरोप
इसके पहले भी लगते आए हैं, आज भी लगते आए और भविष्य में भी लगते आएंगे। देखिए बजाज साहब, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, उस प्रकार के राजनीति में ऐसे आरोपों के मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी रूप से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की विचारधारा की राजनीति कर रही है, फिर वो जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक, हम अपनी विचारधारा पर कायम रहे हैं। हमने विचारों के लिए कभी अपने पार्टी का मादा नहीं छोड़ा। हमने कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट वाला निर्णय कभी लिया नहीं है। हमने जो कहा है, जिस प्रकार की राजनीति हमने की है, हमारी अपनी विचारधारा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो स्टेटमेंट है कि अंतिम आदमी तक पहुंचना यही हमारा लक्ष्य है, निश्चित रूप से यही लक्ष्य है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, अगर मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को कोरोना के अंदर में और आज भी और इसके बाद आने वाले दिनों तक अगर रेशन पहुंचाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं देखा कि सिर्फ हिंदू कौम का है या ये सिख है या कोई अन्य धर्मीय है। हमने इस देश के 80 करोड़ गरीब जनता को रेशन पहुंचाया है। हमने 200 करोड़ अगर लस दिया है कोरोना में, हमारे सरकार ने, इस देश के सरकार ने, तो किसी को देखकर नहीं दिया है। लाभ लेने के लिए तो सबसे पहले यही सब लोग थे। क्या कांग्रेस के लोगों ने लाभ नहीं लिया है योजनाओं का? यह सिर्फ जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार के आरोप से प्रेरित होकर कांग्रेस काम कर रही है, यह कांग्रेस ने खुद को ही खत्म करने का ठेका लेकर रखा है और इसलिए इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार पर लादे जाते हैं। प्रदीप जी, आप मोदी साहब का कहना है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन, वी आर फैंटास्टिक, global rating agencies, Moody's 6.7 GDP growth, IMF 6.3 GDP growth, Goldman Sachs 6.3, Morgan Stanley 6.5। मोदी साहब का कहना है इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भारत को एक स्तर पर पहुंचा दिया, नंबर 1 इकोनॉमी वे जीडीपी ग्रोथ इज कंसर्न। बट कांग्रेस का कहना है ये अमृतकाल नहीं है, ये विनाशकाल है। कांग्रेस का कहना है अमृतकाल नहीं है, विनाशकाल है। वो उनका कहना है कि अगर इकोनॉमी इज डूइंग सो वेल तो उद्योगपति यहां से भाग क्यों रहे। और उन्होंने कहा गोल्डन पासपोर्ट, 3 नाम ले लिए जो अडानी जी के रिलेटिव है, विनोद अडानी, पंकज ओसवाल, सुरेंद्र हीरानंदानी, ये तीनों लोग, उनका कहना है कि बीजेपी से बहुत करीब के लोग हैं, ये देश छोड़ के फॉरेन गोल्डन पासपोर्ट लिए यूरोपियन यूनियन के। तो एक तरफ मोदी साहब बोल रहे कि इकोनॉमी इज फैंटास्टिक बेशरम साहब, बट फिर ये लोग भाग क्यों रहे, देश छोड़ के गए क्यों? कांग्रेस का आरोप है इकोनॉमी फैंटास्टिक है, ये मोदी साहब नहीं कह रहे, ये आंकड़ेवारी कह रही है। इस तिमाही का जीडीपी का रेट है 7.5%। इसके अभी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है यह 7 तक के जाएगी, ये तिमाही की। इस प्रकार का आकलन और कंक्लूडिव पार्ट जो भी ऑडिटिंग एजेंसीज है और अंतरराष्ट्रीय पातड़ी पर जिन एजेंसियों का रसूख है, ऐसी एजेंसियां कह रही है, ये मोदी जी ने कह रहे हैं। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था आज समय में इतनी मजबूत है कि हम तीसरे पायदान पर आ जाकर खड़े हैं। हमने 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी का एक जो लेवल है उसको पार किया है और अभी नहीं किया सर, का हमने आंकड़ा सर जनवरी तक आ जाएगा, जनवरी तक करेंगे, जनवरी तक हो जाएगा सर जी। जरूर, हाँ, ये साल के तिमाही के अंत तक हो जाएगा। और हमने जो लक्ष्य रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको भी हम निश्चित रूप से पार कर लेंगे, ये आने वाले दिन बताएंगे। जिस प्रकार से मार्केट की स्थिति आज है, जिस प्रकार से एफआईआई इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत करेगा या इन्वेस्टर करेंगे, इस प्रकार की चर्चा है, इस प्रकार के आकलन इंटरनेशनल एजेंसीज अभी भारत देश के संदर्भ में कर रही है। ये बताइए सर, अमेरिका रहे या ब्रिटेन रहे या फिर चाइना रहे, जिस प्रकार की उनके इकोनॉमी को अभी एक फुगवट आया है, उनकी इकोनॉमी रुकी हुई है। आज इंडिया के अंदर में जिस प्रकार की विश्वसनीयता इंडिया के उद्योजकों ने और देश के सरकार ने, भारत देश के सरकार ने जिस प्रकार की विश्वसनीयता स्थापित की है और जिस प्रकार का विश्वास अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत में जगाया है,
मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी और मजबूत इकोनॉमी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आपको दिखेगी। आज भी हम अपने अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। जहां तक बात रही अदानी जी की, अंबानी जी की या और भी अन्य लोगों की, उद्योजकों की, देखिए ये आरोप होते हैं, होते रहेंगे, निश्चित रूप से हम उसमें नकार नहीं रहे, लेकिन जो भी इस देश के जनता के हित में और इस देश के हित में जो भी चीजें रहेगी, निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में काम करेगी, उस प्रकार के निर्णय लेगी। और जहां तक ऐसे लोग, देखिए मल्ल्या जी के संदर्भ में भी इस प्रकार के आरोप हुए हैं। जिस प्रकार के प्रयास उस समय भी ब्रिटेन से ऐसे सब लोगों को भारत देश में लाने का काम और जिस प्रकार के प्रयास हमने किए, हमारे सरकार ने किए हैं, क्या ऐसे कोई भी प्रयास कांग्रेस के शासित काल में या कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं? इसका भी चिंतन और इसका भी ऑडिट, अंकेक्षण होना चाहिए, ऐसा बजाज सा मैं समझता हूं जी। ऑडिट होना चाहिए, दुरुस्त बात। कर हमने काम करने की दिशा में आगे बढ़ना तय किया है। हम आरोपों को दरकिनार करेंगे। जनता और समय ऐसे आरोपों का निश्चित रूप से योग्य समय पर योग्य उत्तर देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। धर्मपाल मेश्राम जी, one day whenever you have the time, आगे चल करके we'll have a discussion about the difference between FII and FDI. Right, sir. That's very, very important. जी. And we'll also have a discussion on GDP and per capita income. Problem is, right from day one, not just now, I'm not talking about just now. Every government has always talked about the GDP growth. I think we should now start focusing on per capita income growth. That is the most important thing, sir. जो आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करी, मुझे लगता है हम लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित होना चाहिए और उस पर फोकस्ड रह के हमें काम करना चाहिए कि आखिरी इंसान जो है भारत का, उसकी प्रगति कब होगी। मुझे लगता है कि डिस्कशन उस पर होना चाहिए। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एक बार फिर एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। No, that's really wonderful. Every time we talk to any government anywhere, they always talk about GDP. They always talk about the GDP growth. They don't talk about per capita. बिल्कुल। We need to have a counter check. The economy is really moving in the direction where the poorest of poor are really